फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम क्या कब कहाँ और कैसे चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्कूल एग्ज़ाम और जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी, जिसमें हम 6 to 12 एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से आपको क्लियर होंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बिल्कुल विस्तार से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे हमारे स्कूल टीचर करते थे कि वो लाइन बाय लाइन पढ़ देते थे और फिर थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते थे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम अलग अलग सोर्स को कलेक्ट करके जो भी पैराग्राफ होगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। पहले तो हम उसको रीड करेंगे ताकि उस पैराग्राफ में दिया क्या है, उसके बाद रीड करने के बाद हम उसको ब्रेक कर करके अलग से समझेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके सुनो और प्लीज़ वेट करो, क्योंकि आपको बस हम 10 मिनट में पूरा नहीं बता सकते, आपको थोड़ा वेट करना होगा। अब बस इस पूरे वीडियो को देखें फिर समझें। क्या कब कहाँ और कैसे जो चैप्टर है, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का जो नेम है, जो नाम है, उसका क्या हिस्ट्री है। इंडिया का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, तो ये इतने सारे नाम क्यों हैं और इनका क्या हिस्ट्री है, किसने इनका नाम रखा, नामकरण किसने किया। क्या होता है ना कि हम बच्चों का या फिर हर किसी के नाम के पीछे एक हिस्ट्री होती है कि इन्होंने रखा था, इन्होंने क्यों रखा था, बच्चे के नेचर के अकॉर्डिंग रखा था, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो आज हम ये जानेंगे क्या कब कहाँ और कैसे चैप्टर जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के, इसमें हम यही जानेंगे कि इंडिया के नेम का क्या हिस्ट्री है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो हिस्ट्री है, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हम हिस्ट्री को ले आए हैं, जिसे हम बुक में पब्लिश किए हैं, या फिर बुक में जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री सीरियल में, मूवी में, कार्टून में दिखाई जाती है, वो हिस्ट्री आई कहाँ से एक्चुअली में हिस्टोरियन ने हिस्ट्री कहाँ से निकाली है, कहाँ से ढूंढा है, कहाँ से कलेक्ट करा है। हम जो देखते हैं, हम जो हमारा सोर्स क्या है, हिस्ट्री पढ़ने का बुक है। तो हिस्टोरियन जो हिस्ट्री को पढ़ रहे थे, उनका क्या सोर्स था, वो कहाँ से हिस्ट्री लाते थे, आज हम वो भी पढ़ेंगे। ये दो चीज़ें आज हम क्लियर करेंगे, क्या कब कहाँ और कैसे चैप्टर में। गॉट इट। तो देश के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हम पहले रीड करेंगे फिर एक्सप्लेन करेंगे, सो वेट। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूरे उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदुस तथा इंदुस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत का नाम का प्रयोग पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ओके, तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बिल्कुल इजी वे में। क्या होता है ना कि हम एक्सप्लेनेशन के लिए पहले जानना होता है बेसिक वर्ड का मतलब क्या है। जैसे हमें जानना होगा कि सिंधु नदी का जो कनेक्शन क्या है हमारे इंडिया के नाम से। तो आपको पहले तो हमें ये जानना होगा ना कि सिंधु नदी क्या है, कहाँ से बहती है, कहाँ से निकलती है, क्या इंडिया में कहाँ है। या फिर हमें ईरानियों के बारे में जानना होगा कि ईरानियों कौन थे, तो ये ईरान के रहने वाले थे। तो हमें ये जानना होगा कि ईरान कहाँ है, ईरान का इंडिया से कैसे कनेक्शन बना, इंडिया से कितना दूर है, नदी का क्या कनेक्शन है। तो हम इन सब को चीज़ों पहले बेसिक चीज़ को समझ के आते हैं, फिर हम इस पैराग्राफ पे आएंगे और फिर अच्छे से समझेंगे कि रीज़न क्या है इन सब चीज़ों का। ठीक है, ये रहा ईरान। हम जिक्र कर रहे थे ना अभी ईरान का कि ईरानी आए, तो ये ईरानी यहाँ से आए थे इंडिया पास में। अभी पास में नहीं, अभी हम इतना इंडिया है। पहले हम अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, तिब्बत, बांग्लादेश, म्यांमार सब इकट्ठे थे, जिसे हम अखंड भारत कहते थे। ठीक है, अभी क्या है, हम सेपरेट हो गए। हम ये भी हिस्ट्री पढ़ेंगे बाद में कि हम सेपरेट कैसे होते गए और कैसे हम अखंड हुए थे, हम ये भी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम अभी ये पर्सपेक्टिव समझते हैं कि ईरान का क्या कनेक्शन है हमारे नाम से, हमारे इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान से। तो ईरान जब इंडिया में आए, अफ़गानिस्तान से होते हुए जब सिंधु नदी के पास आए, तो उन्हें पता चला कि ये सिंधु नदी है और यहाँ पे लोग
सेटल कर रहे हैं, यहाँ पे सेटलमेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे। ईरान यहाँ है, जैसे हम पढ़ रहे थे ना उत्तर पश्चिम, तो यह है ना उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में आपको दिख रहा होगा, ये उत्तर पश्चिम में है। वर्ल्ड मैप में उत्तर पश्चिम में ईरान है, जो कि इंडिया में ईरान से लोग आए जिनका कनेक्शन है। बस आप इतना समझ लिए ईरान का इंडिया से कैसे कनेक्शन हुआ, क्योंकि ये ट्रेड के लिए या फिर यहाँ के कल्चर को जानने के लिए, यहाँ पे अपना या फिर अपने धर्म को प्रसार करने के लिए ये इंडिया में आते थे। क्या होता है ना, पास में पड़ोसी से कनेक्ट होते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए, ट्रेड के लिए या फिर किसी को लेन देन के लिए, तो ये इसलिए आए थे। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा ना सिंधु नदी के बारे में, तो अभी हम जानेंगे कि सिंधु नदी एक्चुअली में जो सिंधु नदी है वो कहाँ पे है, क्या है, तो हम ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, तो आपको याद होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, सिंधु नदी, सॉरी वेट, सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत, लद्दाख, चीन, पश्चिमी तिब्बत के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनका नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई प्राय 3610 किलोमीटर है। यहाँ से ये नदी तिब्बत की कश्मीर के बीच से बहती है। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से घूमकर ये दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है, फिर जाकर अरब सागर में मिलती है। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। तो अभी आपको समझ आ रहा होगा कि सिंधु नदी का क्या है, सिंधु नदी पाकिस्तान से बहती है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि पाकिस्तान भी पहले भारत का ही पार्ट था, और ये नदी भारत से भी बहती है। अगर जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से आप याद करना चाहते हो तो आप ये याद कर लो कि पाकिस्तान, भारत, चीन से ये नदी बहती है। सिंधु नदी यहाँ से बहती है। और ये नदी का जो ओरिजिन है, उद्गम स्थल क्या है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब, ठीक है वेट, सिनकाबाब नामक जलधारा है। कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाग नामक जलधारा से निकलती है। इसकी लंबाई 3610 है। ये नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच से बहती है। हम मैप में भी इसको समझेंगे। और नंगा पर्वत के उत्तरी भाग को घूमकर दक्षिण में पाकिस्तान के बीच से गुजरती है, और ये फिर जाके अरब सागर में मिल जाती है। कोई भी नदी एक जगह से निकलती है और एक जगह जाके मिल जाती है, तो ये निकलती है तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा से, और ये अरब सागर में जाके मिल जाती है। मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए। अगर आपको इरिटेटिंग लग रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट में, मैं ये नहीं करूँगी। इस नदी का ज़्यादातर अंश पाकिस्तान में प्रवाहित होता है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है, आप याद रखना। हियर यू कैन सी कि चाइना से निकल के श्रीनगर इंडिया से गुजरते, तो चाइना से भी तिब्बत से मानसरोवर के निकट से सिनकाबाब से निकलती है, इंडिया, लद्दाख, श्रीनगर से होते हुए पाकिस्तान में आती है और यहाँ आके अरब सागर में मिल जाती है। तो ज़्यादातर पार्ट इसका कहाँ है, पाकिस्तान में है। और पहले पाकिस्तान इंडिया का पार्ट था। यहाँ पे लोग रहते थे। इंडस रिवर के पास में क्या होता है ना बच्चों, कि नदी के पास में ज़्यादा सेटलमेंट होता है, क्योंकि पानी इजीली प्रोवाइडेड हो जाता है एग्रीकल्चर के लिए, लिवलीहुड के लिए, तो लोग ज़्यादातर नदी के किनारे रहते थे। तो ये इंडस नदी के किनारे जो अगल बगल जो लोग रहते थे ना, तो जो ईरान से लोग आए थे, जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो जो ईरान से लोग आए थे वो सिंधु नदी के पास जब आए तो उन्हें पता चला कि ये सिंधु नदी है, और वो लोग अपने आप को सिंधु बोलते थे। जो लोग थे, नदी क्या होता है ना कि अभी भी देखेंगे गंगा नदी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट नदी है, तो लोग गंगा एक एरिया में जो लोग रहते थे ज़्यादातर उन्हें गंगा के नाम से ही जाना जाता है। तो वैसे ही सिंधु नदी की वजह से यहाँ के लोगों को सिंधु के नाम से जाना जाता था, और सिंधु नाम से ज़्यादा प्रचलित था। ठीक है, इस वजह से जब वो ईरानी जब यहाँ आए तो उन्हें पता चला ये सिंधु नदी है और इसे यहाँ के लोग सिंधु हैं। पर प्रॉब्लम ये थी कि जो ईरानी थे ना, वो स को ह प्रोनाउंस करते थे, स को ह पुकारते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू बना दिया। ठीक है, अभी समझ आया, उन्होंने सिंधु को हिंदू बना दिया, और यही प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि सिंधु हिंदू बन गया, और इसी तरीके से वहाँ के लोगों को लोग हिंदू कहने लगे। ठीक है, स को ह प्रोनाउंस करने की वजह से सिंधु बिकम हिंदू, और वहाँ के लोग
वो वहाँ के लोग सिंधु थे तो वो हिंदू हो गए, और वो जगह हिंदुस्तान हो गया। ठीक है, अभी आप समझ रहे होंगे। तो अभी हम पहले नाम की तरफ चलते हैं, हिंदुस्तान की तरफ। तो आपको समझ आएगा कि जो हिंदुस्तान है उसका नाम का क्या है, कि मध्यकाल में, मेडिवल पीरियड में, जब तुर्क और ईरानी यहाँ आए तो उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। जैसे मैंने आपको बताया कि वो पाकिस्तान के एरिया में आए थे, उन्होंने सिंधु घाटी से प्रवेश किया। वो स का उच्चारण ह करते थे। इस तरीके से सिंधु का अप्रभंश हिंदू हो गया, और उन्होंने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा, और हिंदुओं के देश को हिंदुस्तान का नाम मिला। तो अभी आपको पता चल गया कि हिंदुस्तान नाम कैसे मिला। हमने बिल्कुल डीप में जाके चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब हम नए नाम की तरफ चलते हैं कि और भी नाम कैसे मिले। अब हम समझते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। हमने हिंदुस्तान का समझ लिया, अब इंडिया समझते हैं। जब अंग्रेज भारत में आए उस समय हमारे देश को हिंदुस्तान कहा जाता था। हालांकि ये सब बोलने में उन्हें परेशानी होती थी। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की सभ्यता सिंधु घाटी है, जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है, इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। देखो, जब अंग्रेज आए थे ना तो उन्हें हिंदुस्तान कहने में भी डिफ़िकल्ट होता था। सोचो, हाँ, वो हमारे देश के नाम भी सही से नहीं पुकार पाते थे, वो हमारे देश के नाम लेने में भी परेशान हो जाते थे। उन्होंने हमारे देश पे राज कर लिया, वो हमारे देश का सही से नाम भी नहीं ले पाते थे। उन्होंने हमारे देश पे राज किया, उसका रीज़न यही है कि हमारे देश में बहुत गद्दार थे, बहुत सारे गद्दार थे। उनकी वजह से हमारा देश गुलाम हो गया, वैसे लोगों ने हमें गुलाम बना लिया। हम उन गद्दारों के बारे में पढ़ेंगे, उनके फैक्टर के बारे में भी हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अभी यहाँ समझते हैं कि उन्हें जब डिफ़िकल्टी होने लगी हिंदुस्तान बोलने में, सब चीज़ को इजी करने में लगे होते हैं अंग्रेज़। उन्होंने इजी करने के लिए थोड़ा सा इस पर रिसर्च किया, तो उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान की जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वो सिंधु घाटी है। ठीक है, सिंधु घाटी हमारी सभ्यता है ना, हमें पता है। आपको नहीं पता तो आप बाद में पढ़ोगे, कि जिसे इंडस वैली भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस शब्द को लैटिन भाषा में इंडिया कहा जाता है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने पता लगाया कि हमारी सभ्यता क्या है, तो उन्हें पता चला कि हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी है। सिंधु घाटी को इंग्लिश में, या फिर सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहा जाता है, और इंडस का मतलब लैटिन में इंडिया होता है। तो उन्होंने इंडस से इंडिया बनाया और हिंदुस्तान को इंडिया कहना शुरू कर दिया। ठीक है, हैव यू गॉट इट। मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कुछ अपडेट होगा या फिर इसमें कुछ चीज़ें गलत होंगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर उसमें कुछ भी गलती होती है या फिर कुछ भी करेक्शन होता है, आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर बाद में मैं खुद करेक्ट कर दूँगी। ठीक है, अब हम भारत के नाम के बारे में जानते हैं। इंडिया जान लिए, हिंदुस्तान जान लिए, तो भारत के बारे में जानते हैं। भारतवर्ष नाम ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। ठीक है, ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा है। अनेक पुराणों के अनुसार नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण अध्याय, ये जो भी है, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, के अनुसार, मैं आपको बाद में इन्फॉर्म करूंगी। ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे। ऋषभ के पुत्र भरत थे, और इनके ही नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। समझ गए कि इनके नाम पे, ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पे इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब हम अतीत के बारे में कैसे जानने हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब हिस्ट्री का सोर्स, जो मैंने बताया ना कि हम इस चैप्टर में हिस्ट्री के सोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कह जाती है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। इंग्लिश में उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। मनु मतलब हाथ। ठीक है, अतीत की जानकारी हमें कई तरीके से प्राप्त होती है। जैसे हमने पांडुलिपि के बारे में पढ़ा कि पांडुलिपि जैसे हाथ से लिखते थे। ठीक है, अंग्रेजी में पांडुलिपि को हम
प्रयुक्त होने वाले मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे मेन्यू का मतलब होता है हाथ और स्क्रिप्ट मतलब लिखना। ठीक है, ये पांडुलिपियों प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पहले पांडुलिपि हाथ से कहाँ लिखी जाती थी? ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी, जो हिमालय क्षेत्र में भूज नामक पेड़ की छाल पे भी लिखी जाती थी। ठीक है, जो तरीके से तैयार भोजपत्र, ठीक है ना, भोजपत्र होता था उस पे लिखी जाती थी, और ताड़ पत्रों पे लिखी जाती थी। आपको ताड़ पत्र दिखाती हूँ कैसे हुआ करते थे। ये होते थे ताड़पत्र, दिख रहा है आपको? ये ताड़पत्र होते थे, इसी पे ऐसे पांडुलिपियां लिखी जाती थी। समझ आ रही है? ताड़पत्र दिख रहे हो आप लोग? ये ताड़पत्र है इस तरीके से, एज यू कैन सी दिस इज द वे जैसे ताड़पत्र इकट्ठे करते थे। यहाँ भी आप पांडुलिपि देख सकते हो, आपको दिख रही है देर, ये पांडुलिपि है जिसे ताड़पत्रों पे लिखी गई है अपने हाथों से। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई, फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती थी। ऑब्वियसली पहले क्या होता था कि मंदिर जो धार्मिक स्थल होते थे, अभी भी ऐसा है कि धार्मिक जो स्थल होते हैं वो बहुत ही पवित्र और सेफ स्थल माने जाते हैं, कि मंदिर से तो कोई चोरी नहीं कर सकता, मंदिर में तो कोई किसी चीज़ को नष्ट नहीं कर सकता। तो मंदिरों में और विहारों में, विहार जो है ना, मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म में जहाँ पे भिक्षु लोग रहते हैं, अपनी एक्टिविटी करते हैं, उसे हम विहार कहते हैं। और बहुत सारे विहारों हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे मंदिरों जैसे विहार हो। तो विहार क्या है? जैसे मंदिर हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, जैसे विहार बुद्ध का है। ठीक है, बौद्ध धर्म का है। ठीक है, अभी आपको समझ आया कि पांडुलिपियां कहाँ से मिलती हैं? मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों, राजाओं का जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि भी सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। मैं आपको बता दूं कि जो पुस्तक मिलती है मंदिरों से, विहारों से, उनमें धार्मिक मान्यताओं के बारे में हमें पता चलती है कि कैसे पूजा होती थी, किनकी पूजा होती थी, जैसे वेद हुए, पुराण हुए, उनमें हमें पता चलता है कि किस तरीके से पूजा करना चाहिए, किस तरीके से हवन करना चाहिए, कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें के बारे में पता चलती है। और व्यवहारों के बारे में पता चलता है कि लोगों का व्यवहार कैसा था, वहाँ का सोसाइटी का व्यवहार कैसा था। तो व्यवहार के बारे में भी पता चलता है। राजाओं का जीवन पता चलता है कि राजा कैसे डील करते थे जनता के साथ, या राजा खुद कैसे रहते थे, कैसा उनका महल होता था, कैसा उनका पहनावा होता था, कैसा उनका दिनचर्या होता था। तो राजाओं के जीवन के बारे में पता चलता था। औषधियों के बारे में पता चलता था कि उनके टाइम पे भी तो तबीयत खराब होता होगा हमारे एंसेस्टर का, तो वो कैसे अपनी इलाज करते हैं, कौन सी औषधि लेते थे, तो औषधियों के बारे में पता चलता है। विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। विज्ञान के बारे में भी पता चलता है, उस टाइम पे भी तो विज्ञान था। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। ठीक है, हमारे पास महाकाव्य, रामायण है, महाभारत है, तो हम उससे भी तो हम जानते हैं ना हिस्ट्री के बारे में। कविताएं भी तो हैं, बहुत सारे आप कविताएं सुनोगे, बहुत सारे नाटक हैं जो हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं, कुछ संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। क्या होता है, हमारे जो सोसाइटी का वर्ण सिस्टम है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और जिसमें ब्राह्मणों को अलाउ था संस्कृत पढ़ना। ठीक है, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। और प्राकृत और तमिल जो है ना, वो कॉमन लोग ज़्यादातर बोलते थे, तो प्राकृत और तमिल में भी लिखी हुई हैं और संस्कृत में भी लिखी हुई हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। कौन लोग करते थे? प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग। ठीक है, तो आम लोग ने भी तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम अभी लोगों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है,
उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के भी अभिलेख मिलते हैं जिनमें राजाओं, रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। तो इसमें हमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि अभिलेख, हम अभिलेखों के द्वारा भी जानते हैं अपने हिस्ट्री को। तो अभी हम जानेंगे कि अभिलेख क्या होते हैं। तो मैं आपको अभिलेख के बारे में समझाती हूँ। यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन, यहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शन दिख रहा है। एक कठोर सतह पे जो पत्थर या किसी धातु किसी मेटल की बनी होती है, उस पे खुद के जो लिखा जाता है उसे हम इंस्क्रिप्शन, अभिलेख कहते हैं। ठीक है, एपिग्राफी भी कहते हैं इसको, जो कि पत्थरों पे लिखा जाता था। तो इस तरीके से राजा लोग जो थे, वहाँ के जो महाराजा लोग थे या फिर आम जनता थे या फिर जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग थे, वो अपना जो भी चीज़ होता था, जो भी उन्हें बताना होता था जनता को, तो ऐसे ही किसी पत्थर पे या किसी पिलर पे या फिर किसी बिल्डिंग पे लिखवा देते थे। लोग उसे पढ़ के समझ जाते थे। राजा को अगर कभी आदेश देना होता था तो वैसे ही पत्थर पे वो ये सब चीज़ें कार्व करा देते थे, खुदवा देते थे, और लोग उसे आके पढ़ के समझ जाते थे। तो आदेश देना हो या फिर जब राजा को युद्ध जीत के आते थे, तब उनको ज़रूरत होती है लोगों को बताने की कि हम कितना एरिया कैप्चर करके आए हैं, या फिर कितना हम वहाँ से धन लूट के आए हैं, धन इकट्ठा करके लाए हैं, हम क्या जीते हैं, हम क्या हारे हैं, जो भी चीज़ें बतानी होती थी वो ऐसे ही किसी पत्थर पे खुदवा के लिखवा देते थे और लोग उसे पढ़ के समझ जाते थे, और उसी चीज़ को हम अभिलेख कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरीके के होते थे, इस तरीके से लिखा होता था पत्थरों पे, हार्ड सरफेस पे दिख रहा होगा आपको। तो हमें अभिलेखों के बारे में पता चल गया कि कैसे होते हैं। कि एक लेख पत्थर या धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं। जैसे आपने देखा, कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। आपने समझ लिया। ठीक है, लड़ाइयों के बारे में जो विजय किए उसका लेखा जोखा रखते थे, आप समझ गए होंगे। अभी आप इस अभिलेख को देखो, ये देख के पता चलेगा कि ये 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो वर्तमान में अफगानिस्तान में मिला हुआ है, और ये कंधार से मिला हुआ। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। जैसे हाँ, आप लोग पढ़ोगे 8 क्लास में, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। अगर अच्छा सही रहा सब कुछ तो मैं आपको 8 क्लास में पढ़ाऊँगी अशोक के बारे में। जब हम कुछ लिखते हैं तब इसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ऑब्वियसली जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो एक लिपि का यूज़ करते हैं ना। तो लिपियों का अक्षर अथवा संकेतों से बनी होती है। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब हम लिखते हैं तो किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम बोलते हैं तो किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको इंस्क्रिप्शन, ये कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान से मिला है, कंधार से, जिसमें अशोक नामक शासक ने आदेश दिलवाया था, उसे ही इसमें लिखा गया है। तो इस इंस्क्रिप्शन से मिलते हुए एक तो हमें पता चला आदेश जो लिखा है उसे हम पढ़ के ये जाने किस तरीके से आदेश दिए जाते थे, आदेश में क्या दिए जाते थे, कैसे डील होता था एक राजा और एक प्रजा के बीच में। लेकिन हम ये भी जान पाते हैं, अगर ये इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान से मिला है तब हम ये समझते हैं कि जो अशोक नामक शासक थे वो अफगानिस्तान कंधार में भी राज करते थे। तो कितना कुछ पता चलता है, एक इंस्क्रिप्शन, एक अभिलेख मिलता है तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, हम समझे तो। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी हैं और प्रयोग में लाई जाती थी। बहुत जैसे इंस्क्रिप्शन लिखे जाते थे, वैसे बहुत सारी चीज़ें अतीत में बनी हैं और जो प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। ये औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषण, सिक्कों की प्राप्ति की छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं कि जो सिक्कों पे लिखा होता है, सिक्कों पे भी जो चीज़ें लिखा उसका भी पढ़ते हैं, इमारतों पे लिखी हुई इनका पढ़ते हैं, ईंट पे लिखी हुई पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। और जो पढ़ते हैं इन्हें हम पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं इंग्लिश में इन्हें। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी होती है। जो ये ढूंढते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, तो कुछ पत्थर की बनी होती है, कुछ धातु की बनी होती है, कुछ कच्ची मिट्टी की बनी होती है, कुछ पक्की मिट्टी की बनी होती है। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। और ऐसे जो भी तत्व होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, मतलब वो कठोर होते हैं तो वो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। अगर ताड़ के पत्रों पे चीज़ें लिखी हुई होती हैं तो उन्हें कोई जानवर खा जाएगा या फिर चींटियाँ खा जाएंगी तो वो बर्बाद हो जाता है, तो वो हम ज़्यादा जान नहीं पाएंगे। हम अब अगर हम 2250 वर्ष पहले का अगर जानना चाहें तो वो चीज़ें नष्ट हो गई होती हैं। पर पत्थर जल्दी नष्ट नहीं होते कठोर होने के कारण, जिस वजह से हम हिस्ट्री को वापस से ईजिली पढ़ पा रहे हैं। तो इंस्क्रिप्शन का ये फ़ायदा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं उनका ये फ़ायदा है कि वो चीज़ें नष्ट नहीं हुई है, और आर्कियोलॉजिस्ट जो ढूंढ रहे हैं तो वो मिल रही है, और उनसे उनसे हम हिस्ट्री के बारे में जान पा रहे हैं। पुरातत्वी जानवरों, चिड़िया तथा मछलियाँ की हड्डी भी ढूंढते हैं, ठीक है। ये जो पुरातत्विद होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो चिड़िया को और मछलियाँ जानवरों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें पता चलता है कि वहाँ के लोग क्या खाते थे, कौन से जानवर खाते थे, ठीक है, लोग क्या खाते थे ये पता चलता है। और वनस्पतियों के अवशेष ज़्यादा बच नहीं पाते। ऑब्वियसली अगर अंगूर खाते होंगे वो लोग तो अंगूर का अवशेष तो अभी तक बचेगा नहीं ना, तो ज़्यादा पता नहीं चलता है। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वो बच जाते हैं, ठीक है ना, वो जो राख होता है ना वो बच जाता है। तो क्या पुरातत्विद को बहुधा कपड़ों का अवशेष मिलते होंगे, कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे तो कपड़े भी डिकम्पोज हो जाते हैं, तो उतना नहीं मिलते होंगे। ओके। ये सब चीज़ें मिली हुई हैं जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे कि ऐसे सिक्के होते थे, सिक्कों पे क्या लिखा होता था, इन मटकों पे क्या लिखा होता था। तो इस सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है, निकाला है खुदाई करके या फिर कहीं से ढूंढ के, तो इन सब चीज़ों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। क्या अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं आपको रिमाइंड कराती हूँ कि हिस्ट्री के बारे में हम जानते कहाँ से हैं। तो हमने देखा कि इंस्क्रिप्शन से जानते हैं, पत्थरों पर लिखा होता है उससे जानते हैं, ताड़ पत्रों पर लिखा होता है उससे जानते हैं, तो कुछ सिक्कों पे भी लिखा होता है उससे भी जानते हैं, इमारतों पे बिल्डिंग्स पे लिखे होते हैं ना, आप कहीं कहीं जाओगे घूमने तो आपको दिखता होगा कि बिल्डिंग्स पे भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, तो उससे भी तो पता चलता है। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ ढूंढ के हमारे हिस्ट्री को वापस से निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं, और उसको हाँ हमारे तक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि नाम का हिस्ट्री पढ़ा कि नाम का ओरिजिन क्या है। अब अभी हमने ये भी देख लिया कि कैसे किस तरीके से हमने हिस्ट्री के बारे में निकाला, ताड़पत्रों से, इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से, बहुत कुछ तरीके से। अब हम ज़्यादातर हम हिस्ट्री क्या पढ़ते हैं, ज़्यादा अगर हम कभी किसी किसान की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, हम राजा की हिस्ट्री पढ़ते हैं, या फिर किसी लेखक की, किसी बड़े बड़े लोगों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम एक मछुआरे की हिस्ट्री नहीं पढ़ते, क्योंकि वो लोग लिखते नहीं थे, ठीक है ना, उनके पास एक मटेरियल नहीं होता था, सोर्स नहीं होता था कि जिस तरीके से वो लिखें, इसलिए हम ज़्यादातर बड़े बड़े लोगों के बारे में ही जान पाते हैं। इस चैप्टर में इतना ही इम्पोर्टेंट था। इस चैप्टर में हम यही समझे कि नेम और हिस्ट्री का सोर्स। अगले चैप्टर में हम ह्यूमन का हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, इंडिया का हिस्ट्री एकदम बेसिक से, कि कहाँ से लोग आए, कहाँ से एग्रीकल्चर आया, कहाँ से यहाँ पे सेटलमेंट हुई, पहले नोमैड से, फिर कैसे डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडिया में, या फिर डेवलपमेंट का क्या सोर्स था, कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये सब पढ़ेंगे, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। यहाँ तक हम यही समझे हैं। अगर आपको ये समझ आ गई हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझ आई तो एक बार और वीडियो देखिए, और एक बार आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ लो, फिर आप समझ जाओगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और जो चीज़ें मैंने स्किप की है ना, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके बाद भी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, हम अगले वीडियो में, किसी सेपरेट वीडियो में उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होंगे वो आपको मिल जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू।